चलिए, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और फिर तीसरी खबर भी हम कोरोना से ही आपको दिखाते हैं, कोरोना से ही जुड़ी हुई खबरें। जी हाँ, ये खबर कटिहार से है। कैसे एक मां अपनी जेवरात अपने बेटे को देता कि तुम इसको बेटा बेच दो, क्योंकि वो बेटा कोरोना फाइटर है। जरा इस खबर को देखिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। समाज सेवा करने वाले आपने कई लोग देखे होंगे, लेकिन समाज सेवा के लिए त्याग करने वाले बहुत कम ही होते हैं। कटिहार में त्याग और ममता की मिसाल कायम की है एक मां ने, जिसने अपनी युवा समाजसेवी बेटे सोनू खान की मदद के लिए अपने जेवर तक बेच दिया। सोनू ने लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए मास्क बनाकर फ्री में बांटने का काम शुरू किया। इस नेक काम में उसे उसके माता पिता का भरपूर साथ मिला। हमारे यहाँ जो है मास्क की किल्लत तो शुरू से आ रही थी और इसका ब्लैकमेलिंग भी हो रहा था। तो हम लोगों ने एक प्लान किया कि मास्क बने कैसे। तो हमारे घर में हमारे पापा जो है वो कपड़ा का कटिंग करते हैं, तो अभी घर पे ही हैं, वो मास्क का कटिंग करते हैं। और हमारी मम्मी जो है वो मास्क बनाती है, और हम लोगों को आसान हो रहा है, मास्क घर से बना हुआ मिलता है। हम लोग हर दिन डेली रूटीन के हिसाब से सुबह 10 बजे से दिन के 2 बजे तक मास्क और साबुन वितरण कर रहे हैं। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए घर पर सोनू की मां मास्क बनाती है। शहीदा खानम खुद घर में मास्क को तैयार करती हैं। उसके पिता कादिर खान भी मदद करते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण सोनू की मां को मास्क बनाने में दिक्कत आने लगी। लेकिन मां ने बेटे का हौसला टूटने नहीं दिया। अपने जेवर बेचकर पैसे इकट्ठे किए और मास्क बना रही हैं। जब से कोरोना वायरस आया तो हम सोचे कि मास्क मिलना बहुत मुश्किल हो गया। तो हम सोचे कि अब क्या करें, कहीं मिल भी नहीं रहा था, दुकान में मिल नहीं रहा था। पूरे परिवार के साथ हम लोग ये करने लगे, मास्क बनाने लगे। उसके बाद भी पैसे की दिक्कत हो गई, तो हम अपना जेवर बेच करके बेटा का हौसला बुलंद करा, क्योंकि मेरा बेटा पहले से ही सबका के साथ ये करता था। महामारी को देख करके लोगों को सहायता करने के लिए हम सोचे कि नहीं, चलो किसी न किसी तरह से किसी का सहायता करना चाहिए। ये बाल बच्चे मिल करके सब ये बना रहे हैं, लोगों को तक पहुंचा रहे हैं। सोनू खान कई सालों से समाज सेवा में हैं। वे यूथ ब्लड डोनर नाम की सामाजिक संस्था चलाते हैं, जहां जरूरतमंदों को वे ब्लड दिलवाने का काम करते हैं। जब कोरोना वायरस ने दस्तक दी तो उन्होंने लोगों को इससे बचाने के लिए मास्क बांटने का काम शुरू किया। आपदा की इस घड़ी में जिस तरह सोनू और उसके परिवार ने लोगों की रक्षा के लिए पहल की है, वो वाकई सराहनीय है। कटिहार से कशिश न्यूज के लिए रितेश रंजन की रिपोर्ट। तो हमें लगता है कि इस खबर के बाद बहुत मुश्किल है एक मां अपने, क्योंकि हर महिलाओं के लिए जेवरात जो है सो सबसे कीमती है। वो किसी भी स्थिति में जेवरात नहीं दे सकती। अपनी जेवर जो उन्हें शादी के दौरान मिला है, वो जेवर ही है जिस पर उनकी अपनी कह सकते हैं कि सल्तनत, और उस सल्तनत को वो दे रही है। ये गर्व करने की बात है। और अगर कह सकते हैं कि वो मां इस देश की सबसे बड़ा कर्म योद्धा है कोरोना की इस लड़ाई में। चलिए, अब हम दूसरी खबर की बात करते हैं। ये खबर गोपालगंज से है। पूरे देश में हंगामा बरपा हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री बिहार के अडिग क्यों है, क्यों अंगद की तरह पैर जमा रखे हैं कि हम बाहर जो खास करके कोटा में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम नहीं लाएंगे। यूपी लाए, मध्य प्रदेश ला रहे हैं, गुजरात स्टेट भी अपने बच्चों को वहां से ला रहे हैं। कोटा एक ऐसा सेंटर है जहां पूरे देश के बच्चे पढ़ने जाते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की तैयारी करने वाले। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बच्चे हैं वो 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे हैं, जिन्हें दुनियादारी का से कोई वास्ता नहीं है। वो अकेले किस हाल में होगा सहज अंदाजा लगाया सकता है, लेकिन जिद है तो फिर जिद के आगे तो सब कुछ छोटा है। तो जरा इस खबर को देखिए, गोपालगंज के उस कारीगर के दर्द को समझिए। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, फिर भी बच्चों को कोटा में मेडिकल की तैयारी करा रही। यही बिहार है। तो जरा इस खबर को देखिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। कोरोना संकट ने बच्चों को भी संकट में डाल दिया है। लॉकडाउन में बिहार के सैकड़ों बच्चे कोटा में फंसे हैं।
बीजेपी विधायक की बेटी वापस आ गई, लेकिन आम लोग अभी भी अपने बच्चों को वापस लाने के लिए सरकार की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। बिहार के सैकड़ों छात्र कोटा में फंसे हैं। बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने अपने रसूख का उपयोग कर लॉकडाउन तोड़ अपनी बच्ची को वापस लाया, लेकिन गोपालगंज के रमेश मिस्त्री की बेटी को कौन लाएगा? रमेश मिस्त्री की बेटी समेत मीरगंज की और भी कई लड़कियां कोटा में फंसी हैं और अपने घर वापस लौटने की गुहार लगा रही हैं। इस समय गाड़ी घोड़ा सब बंद बाटे। हमने सब आदमी घर कोरोना महामारी के लेके घर में सब लॉक बा के सब आदमी अभी उससे आमदनी खत्म बटे। लड़की के हमारा पढ़ती है कोटा से ओके कैसो मंगा दिहल जाए, बुला दिहल जाए। वहाँ भी परेशानी बा, लड़की के खर्च नहीं खे जा पाओ। पेशे से गैरेज मिस्त्री रमेश ने बेटी को मेडिकल की तैयारी कराने के लिए कोटा भेजा था। इसी दौरान कोरोना वायरस को लेकर देश में लॉकडाउन लग गया। बेटी अपने हॉस्टल में अकेली फंसी है। उसके पास हॉस्टल में देने के लिए और खाने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। वहीं पिता का काम ठप हो चुका है और बेटी को भोजन के लिए पैसे भी नहीं हैं। रमेश और उनकी पत्नी सरकार और प्रशासन से अपनी बेटी को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। हमर लालती नाम मीरगंज घर। हमार लड़की कोटा पढ़ेगी। हमनी के बहुत परेशानी हो गई बा। लड़की के पैसा नहीं खे जा पाओ। लड़की हमार बहुत परेशानी में रहत रही। हम चाहते कि हमार लड़की घर आ जा। रमेश इसलिए गुहार लगा रहे हैं क्योंकि वो आम इंसान है। अगर वो भी सत्ताधारी दल के विधायक होते तो शायद आज उनकी बेटी उनके पास होती। प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वो पास निर्गत कराएं और लेकर के जा करके बच्चों को लाना चाहिए। बच्चों से सबको प्यार है। पढ़ने के लिए हम लोगों ने ज़रूर भेजा वहाँ, बट जब ऐसी परेशानी हुई तो हम लोगों ने बहुत हद तक कोशिश की कि ये लॉकडाउन जब तक है तब तक इसका अनुपालन हम लोगों ने भी किया। विधायक अनिल सिंह की तरह ही रमेश प्रसाद एक बेटी के पिता हैं। वो भी लॉकडाउन में अपने कलेजे के टुकड़े को परेशानी में देखकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो एक आम इंसान है। शायद इसलिए उन्हें और उनके जैसे और भी आम लोगों को अपने बच्चों से मिलने के लिए लॉकडाउन खत्म होने का इंतज़ार करना पड़ रहा है। मंजेश मिश्र, कशिश न्यूज़, गोपालगंज। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक मजदूर ही कह सकते हैं और अपने बेटी को कोटा में पढ़ा रहे हैं और मुख्यमंत्री से गुहार कर रहे हैं कि हमें बेटी को लाने की इजाजत दीजिए, क्योंकि खबर आ रही है कि वो बीमार है। देखते हैं कब हमारे सीएम का दिल पसीजता है, क्योंकि अब बात दिल पसीजने की ही होने लगी है कि ये जिद आखिर किस बात का है। चलिए एक अच्छी खबर अब हम आपको दिखाते हैं, वो भी कोरोना की वजह से ही वो अच्छी खबर आई है कि पटना के सड़कों पर जो लगातार 1 महीने तक गाड़ी का चलना बंद रहा है, पॉल्यूशन लेवल काफी कम हो गया है। आप सोच नहीं सकते हैं कितना बड़ा बदलाव हुआ है। चलिए देखते हैं गौतम की इस खास रिपोर्ट। यह सच है कि बिहार में कोरोना से 2 लोगों की जान गई। 113 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन यह भी साफ हो गया है कि लोगों के घरों में रहने की वजह से बिहार की हवा भी साफ हो गई है और नदियां भी स्वच्छ हो गई है। जहां पर वायु प्रदूषण के लिए जो निर्धारित मानक है भारत सरकार का, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का, उन मानकों का अनुपालन, मतलब कि PM2 क्या होना चाहिए, PM10 क्या होना चाहिए, ये सारे मानकों को पालन नहीं करते थे। यद्यपि गैसेस प्रदूषण की समस्या हमारे यहाँ कहीं नहीं रहती है। प्रदूषण की समस्या क्या रहती है वायु प्रदूषण में? सिर्फ उसमें जो लंबित कण पदार्थ हैं PM10 और PM2.5 उनका स्तर बढ़ जाता है, तो हमको लगता है कि ये स्थिति खराब, वायु प्रदूषण स्थिति खराब हो जाती है। और विशेष करके देखेंगे जब मेट्रोलॉजिकल कंडीशन जब प्रिवेल करता है, जो विशेष करके जब जाड़े के मौसम में वायु प्रदूषण स्थिति चिंताजनक बन जाती है। उसका मूल कारण क्या है कि मूल कारण हमारा है कि जब जाड़े के मौसम में क्या होता है, जो पॉल्यूटेंट्स जो है टेम्परेचर नीचे होता है, तो उसमें हमारा वो टेम्परेचर लो हो जाने के वायु में वो संघनित हो जाता है, नीचे चला जाता है। और जब कंडेंस हो जाते हैं तो नीचे वायुमंडल के नीचे परत में संघनित होने के कारण वो हमारा इफेक्ट होने लगता है। मतलब इतना तो साफ हो गया है कि किसी भी राज्य में अगर हवा, पानी और ध्वनि प्रदूषण काबू में नहीं है तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मानव जाति का है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक
लॉकडाउन ने साबित कर दिया है कि वायु प्रदूषण फैलाने में 80% हिस्सा इस धरती पर बसे मनुष्य की वजह से है। होने का मतलब कि जब वायु प्रदूषण को निर्धारित करने वाले जो मूल कारक है उसमें मानवीय क्रियाविधि के बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, वेहिकुलर इमिशन, है ना, मतलब ओपन बर्निंग वेस्ट, ये सारी चीज़ कई चीज़ एक्टिविटीज़ है जो प्रभावित करते हैं। तो जब लॉकडाउन हुआ तो हमारी सारी मानवीय क्रियाविधि सभी बंद हो गए, गाड़ियों का प्लान बंद हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बंद हो गए, लोगों का मूवमेंट बंद हो गया, कोई लोग अपना इस तरह से मतलब सारी एक तरह से हमारी सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गए। तो स्वाभाविक है कि उसका असर हमारे पर्यावरण पर उसका अनुकूल रूप से पड़ा। लॉकडाउन होने के बाद हमारी जो स्थिति बनी वो निश्चित पहले जो गंभीर स्थिति होती थी, पुअर होता था, उससे हम शिफ्ट करके कुछ दिनों तक तो हम तो सेटिस्फैक्ट्री में रहे, कुछ दिन अभी मॉडरेट कंडीशन में जा रहे हैं, कभी तो मॉडरेट और सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में हमारा एयर क्वालिटी अभी जा रहा है। वातावरण बहुत शुद्ध हुआ है और पहले सांस लेने में हम लोग को दिक्कत होता था, लेकिन अब सांस लेने स्वच्छ हवा मिल रहा है, एकदम स्वच्छ महसूस हो रहा है, हवा शुद्ध हुआ है। और जब से लॉकडाउन हुआ है तो हम लोग भी रोड पर अच्छा से काम करना लगे हैं। दरअसल लॉकडाउन की वजह से इन दिनों बिहार ही नहीं देश भर के लोग घरों में डूब के हैं। कोरोना के खौफ के आगे बेबस इंसान के घरों में रहने के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वह कुछ दिनों के बाद राहत की बात है, लेकिन मानव जाति पर एक बड़ा सवाल है। विभाग के मुताबिक जारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले महीने बिहार की राजधानी पटना में सांस लेना लोगों के लिए खतरनाक था और अब न सिर्फ पटना बल्कि मुजफ्फरपुर भी ग्रीन जोन में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के आंकड़े, पटना में वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक 93 जो ग्रीन जोन में है, मुजफ्फरपुर वायु गुणवत्ता सूचकांक 79 जो ग्रीन जोन में है। गया ग्रीन जोन में नहीं है लेकिन सूचकांक 400 से घटकर 148 पहुंच गई है। प्रदूषण पर कंट्रोल कई वजहों से है जिससे जानना जरूरी है। लोगों का घरों में कैद होना, सड़कों पर वाहन नहीं चलना, ईंट भट्ठों का बंद रहना, सड़कों के किनारे कोयले और लकड़ी की छोटी बड़ी दुकान और ढाबा बंद होना। मतलब पूरी तस्वीर साफ है कि आखिर वायु प्रदूषण पर मौजूदा वक्त में कंट्रोल क्यों है। आंकड़ों और फिलहाल के हालात देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि वक्त रहते हमें और आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करने का समय आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज़। पटना का पॉल्यूशन लेवल कम हो गया, ये एक सकारात्मक चीज है। क्यों नहीं हम लोग निर्णय लें कि सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार पटना देश में किसी भी भाग में गाड़ी ना चले, चाहे वो सार्वजनिक वाहन हो, प्लेन हो, ट्रेन हो, चाहे बसें हो या गाड़ियां हो, क्योंकि इसके बगैर भी हम रह सकते हैं। ये पिछले लॉकडाउन के दौरान हमने महसूस किया क्या इसकी जरूरत है और इसके क्या फायदे हैं वो दिख रहे हैं। तो क्यों ना हम वो निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है। और सप्ताह में 2 दिन अगर हम दे दें इसके लिए तो वाकई में हमारी सोच का लेवल तो बदलेगा ही बदलेगा। पर्यावरण को लेकर जो बातें चर्चाएं हो रही हैं उसमें भी एक बड़ा बदलाव होगा। चलिए इस खास बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। कल ठीक इसी समय हमारी आपकी मुलाकात होगी कुछ खास खबरों के साथ। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम सुबह की बात सुनो सरकार में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज इस खास बुलेटिन में स्वाभाविक तौर पे कोरोना से ही जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाएंगे। अगर बिहार और झारखंड की बात करें तो बिहार में अभी तक 114 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें आज एक सासाराम जिला भी जुड़ गया। मतलब बिहार का 15 जिला कोरोना प्रभावित जिले में 15 जिलों का नाम जुड़ गया। झारखंड की बात करें तो अभी तक 45 मरीज झारखंड में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 4 आज एक महिला की भी मौत हुई है। कुल 4 मौत हुई है, बिहार में 2 मौत। और अगर कोरोना के पीड़ित के ट्रेवल हिस्ट्री की बात करें या कैसे बिहार और झारखंड में कोरोना फैल रहा है तो कमोबेश दोनों स्टेट का कैरेक्टर एक ही जैसा है, वजह एक ही है कोरोना फैलने का। चलिए अब
बुलेटिन पे आते हैं और आज हम शुरुआत करते हैं अररिया की उस खबर से जो आज पूरे कल देर रात से ही सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा किए हुए हैं। जी, हम बात कर रहे हैं उस चौकीदार के जिसके साथ कृषि विभाग के अधिकारी किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, वो भी कोरोना फाइटर है और उसके साथ इस तरह का व्यवहार। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। डीजीपी भी कह रहे हैं कि हमने सरकार से पूरी बात कह दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक बुजुर्ग पदाधिकारी जिस अब रिटायरमेंट की अवस्था में चौकीदार जैसे पद पर काम करने वाले कर्मी के साथ इस तरीके का व्यवहार, हमें लगता है कि इस लोकतंत्र में अधिकारियों की जो तानाशाही माइंडसेट है या जमींदारी माइंडसेट कहिए, उस माइंडसेट से अभी भी प्रशासनिक अधिकारी बाहर नहीं निकले, जबकि आज सिविल सर्विसेज डे है। और सिविल सर्विसेज डे मतलब पब्लिक के लिए आप हैं, जनता के। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, आप जनता प्रशासन कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं है। जनता के सेवक आप नहीं है, जनता का सेवक के प्रशासक आप दिखते हैं। चलिए जरा देखिए उस चौकीदार के साथ किस तरीके का व्यवहार कृषि अधिकारी ने किया। बिहार में खाकी का रौब तो आपने देखा होगा, लेकिन खाकी की सिविल वर्दी के सामने नतमस्तक आप पहली बार देख रहे होंगे। जी हाँ, यह नजारा है अररिया का। ये वीडियो वायरल हो रहा है जहां होमगार्ड का एक जवान जिला कृषि पदाधिकारी के सामने उठक बैठक कर रहा है। अररिया के बैरगाछी में तैनात इस जवान का नाम कोनू तात्मा है। इसने बस इतनी सी गलती कर दी कि अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की और यही फर्ज इस पर भारी पड़ गया। लेकिन फर्ज निभाने के चक्कर में जब उसे अपनी नौकरी से हाथ धोने की चिंता हुई तो सिपाही ने बीच सड़क पर ही पदाधिकारी के पैर पकड़ना शुरू कर दिया। सिपाही ने लॉकडाउन के मद्देनजर रूटीन चेकिंग के लिए कृषि पदाधिकारी की गाड़ी को रोक दिया था। सिपाही कृषि पदाधिकारी को नहीं पहचानता था। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जहां इसे इनाम मिलना चाहिए था, वहां उसे सजा मिल गई। कृषि पदाधिकारी को जवान का फर्ज निभाना इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने बीच सड़क पर उससे कान पकड़कर उठक बैठक करा दी। वहीं एसडीपीओ का कहना है कि सिपाही काफी सीधा है, इसलिए वह खुद उठक बैठक करने लगा। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन यह वीडियो बिहार पुलिस में काम करने वाले जवानों का मनोबल तोड़ने वाला है। कशिश न्यूज के लिए अररिया से राकेश की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरीके से व्यवहार के याद कीजिए, अररिया वही जगह है जहां आज से 4-5 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें चौकीदार ही मेन अभियुक्त बना था। एक बाउंड्री तोड़ने के दौरान जो एक कूद कर जिस आंदोलनकारी या हंगामा करने वाले के ऊपर कूद कर उसकी मौत मार दिया था उसको, उस मामले में भी चौकीदार गिर गया था। लेकिन आज ये दूसरा पहलू इस चौकीदार का है और इस खबर के सहारे हम जो हमें लगता है सरकार को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर उस कृषि पदाधिकारी के पूर्व के कार्यकाल को देखें तो वो एक हठधर्मी पदाधिकारी रहे हैं, घुसखोर पदाधिकारी भी रहे हैं। इनका चरित्र ही इसी तरीके का रहा है अन्य जिलों में भी। तो हमें लगता है कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करेगी। चलिए अब हम दूसरी खबर की बात करते हैं। जी हाँ, ये खबर भी कोरोना से ही जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से कोरोना बिहार में साइलेंट किलर बनता जा रहा है। जी हाँ, अभी तक जितने मरीज मिले हैं, 114 मरीज मिले हैं, अगर उस मरीज के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को देखें या फिर उसमें अगर कोरोना के लक्षण की बात करें तो 110 ऐसे मरीज हैं जिसमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं पाएगा, ना सर्दी हो रहा है, ना बुखार हो रहा है, ना खांसी। और जब टेस्ट होता है तो वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। जरा इस स्पेशल स्टोरी को जरा गौर से देखिए और बिहार जैसे राज्यों में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये साइलेंट किलर बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। पहले जरा इस खबर को देखिए। देश में कोरोना के बढ़ रहे मरीज के बीच सरकार की चिंता एक नया डेटा ने बढ़ा दिया है। नया खतरा बिना लक्षण वाले मरीजों की बढ़ती संख्या से है।
दिल्ली और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने यही आशंका जताई है। बिहार में नए 113 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें से 98 मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए। अब कोरोना को साइलेंट किलर भी कहा जाने लगा है। इसका जो सिम्टम आता है, जो भी देखते हैं हम लोग, मीडिया में भी देखते हैं और जो दिखाई पड़ रहा है जो है, उस तरह का सिम्टम यहाँ पर पर्टिकुलरली हमारे एरिया में तो नहीं है। वैसा कोई भी हमारा विरुलेंट केस नहीं आया जो कि एकदम ब्रेथलेस होकर आया हो, जिसको सीवियर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़बरदस्त रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 अप्रैल को नए 736 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 186 यानी 25% संक्रमित पाए गए। जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र में कोरोना के 70 से 75% मरीज बिना लक्षण वाले हैं, जिनमें से 52% मरीजों की हालत काफ़ी खराब है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बिना लक्षण वाले मरीजों का आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कर्नाटक में भी 208 मरीज बिना लक्षण वाले मिले हैं, जो गुजरात में 228 कोरोना के मरीजों में 213 बिना लक्षण के मिले हैं। कोरोना के एक्सपर्ट डॉक्टरों का मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग से ही ऐसे मरीजों की तलाश कर सकते हैं। इसके लिए लगातार टेस्ट जरूरी है। तो हमारा लगता है कि हम लोगों ने ऐसा भी प्रूफ नहीं किया है, लेकिन हमको लगता है कि हमारी इम्यूनिटी, जो वेस्टर्न इम्यूनिटी है, उससे हमारी इम्यूनिटी बेहतर है। हम लोग जो अपने खाने में वेजिटेरियन और फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं और हमारा जो स्टाइल है वो वेस्टर्न से बेहतर है, उसके चलते लगता है कि इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी होनी चाहिए हमारे पॉपुलेशन में, इम्यूनिटी उनसे बेहतर है। अभी पेशेंट आए हैं, अभी 47 के करीब पॉजिटिव केस वहाँ आए हैं, उसमें 80% पेशेंट एसिम्टोमेटिक हैं, जिनके कोई लक्षण नहीं हैं। जैसे कि जो इसका मेन लक्षण बताए गए हैं, बुखार होना, खांसी होना, सांस लेने में समस्या आना, ये सारी समस्याएं में 80 से 85% पेशेंट है जो उनके पास नहीं है। देश के लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी सी अच्छी है, ये एक विषय आ रहा है। तो उसके लिए क्या हो सकता है कि ऐसे सिम्टम को हमारी बॉडी हावी नहीं होने दे रही है, तो वो नहीं आ पा रहा, जिसके चलते वो सिम्टम नहीं आ रहे हैं। तो अगर बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि जो पॉजिटिव केस से कोई भी संपर्क में आया है, चाहे वो किसी तरीके से संपर्क में आया हो, उसके साथ ट्रेवल किया हो, उसके साथ खाना खाया हो, उसके साथ अगर पता भी चल गया उसको कि हम उसके साथ कभी दिल्ली से ही आया, बाहर से आया, उसके साथ हम बस से या कार से या कैसे भी अगर आए हैं, अगर उस आदमी को पता चल जाता है तो उसको जांच करानी चाहिए। कम ही सही, लेकिन इस तरह के बिना लक्षण के कोरोना के मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग के सामने नई चुनौतियां सामने आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज़। तो आपने देखा कि किस तरीके से कोई लक्षण नहीं है, न उन्हें टीबी, उन्हें बुखार आ रहा है, न खांसी हो रहा है, न कोई किसी तरीके का कोई लक्षण दिख रहा है, और रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। और ऐसे अधिकांश पॉजिटिव केसेस समाज के लिए सबसे बड़ा साइलेंट किलर साबित हो सकता है, डॉक्टर भी मानते हैं। क्योंकि अगर पेशेंट को पता ही नहीं चले कि हम कोरोना पॉजिटिव हैं, उनमें कोई लक्षण ही नहीं दिखे, तो डॉक्टर भी कंफ्यूज कर सकते हैं, परिवार के लोग भी कंफ्यूज कर सकते हैं, और उस स्थिति में पूरे परिवार में, समाज में जो कमजोर, जिनका प्रतिरोधक क्षमता होगा, उस पर अटैक करेगा, फिर उन्हें बचाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साइलेंट किलर से बचने के लिए बड़ी सावधानी पूर्वक काम करने की जरूरत है। चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद चर्चा, इस खास बुलेटिन में चर्चा जारी रहेगी।